सहेली। सखी सहेली। सभी सखी सहेलियों को, सुनने वालों को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ कैसी हो? हम ठीक हैं। बुआ ये बताइए कि आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें कहीं पर कुछ गांठें भी हैं, अच्छा, कुछ रस भी है, कुछ नीरस भी है। मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं और गांठें पहले ही बन गई। ये तो गलत बात होता ही है बुआ। तो मतलब क्या है, तुम अच्छी तरह से पहले भी तो कुछ और भी तो बता सकती थी, सीधे गांठें ही बना दिया। बताओ अब कैसे गठरी को खोला जाए, ये बताओ तुम हमें अब। देखिए ना, गठरी खोलने की बात को लेके हमारे साथियों ने भी कुछ अलग सी बात कही है गांठों के बारे में। अच्छा। तो अब ये नजरिया है कि आप गांठों को कैसे लेते हैं। आप गांठों को उन गांठों की तरह लेते हैं जो कि चुभती हैं, या उन गांठों की तरह लेते हैं जो कि मजबूती आपको प्रदान करती हैं। तो भाई ऐसे ही कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। राजुल बिटिया, जो ये गठरी बहुत बड़ी होती जा रही है, इसको खोलो। पहले तो ये बताओ कि आज हमारी गठरी में कौन कौन सी चीजें हैं। ये गांठ खोल दो, इस आज के कार्यक्रम की गठरी खोलो, इसकी गांठ खोलो, तब पता चले कि भाई क्या क्या है आज इस खजाने में, इस गठरी में। आज तो खजाने में कलौंजी है। अच्छा, कलौंजी जिसको डालते हैं, बिल्कुल छोटी सी मुन्नी सी, लेकिन क्या खुशबू देती है। मंगरेल भी कहते हैं इसको, और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम हमारे सुनने वाले भी बताएंगे। और हमने भी कुछ उनका चुनाव किया है कि हम उन्हें बताएं, और थोड़े से हमारे भी अनुभव हैं, दादी माँ के नुस्खे हैं। तो कलौंजी क्या क्या कमाल दिखाती है, इस पर बात किया जाएगा। और भाई देखो, वैसे तो हम सब नहीं चाहते कि गांठें बने और मोटी होती जाए वो गांठें। लेकिन तैयारी तो सब चीज की जरूरी है। तो ऐसे ही होता है कि आपातकाल के लिए बच्चों के लिए क्या क्या तैयारी की जाए, या उन्हें किस तरह से उनकी परवरिश में या किन किन चीजों का ख्याल रखा जाए कि वो बच्चे आपातकाल के लिए भी तैयार रहें। है ना, हमारी छत्र छाया में तो बड़े सुकून में रहते हैं, जैसे तुम लोग बड़ी हो गई फटाफट। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन और जो एक व्यवहारिक ज्ञान था वो आप देती चली सभी को, तो उससे ये फर्क पड़ा कि कभी मुश्किलें आई तो धीरे धीरे सीखते जाते हैं। लेकिन फिर भी एक जो बेसिक चीज होती है, जो कि एकदम शुरुआत की चीज होती है, वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। और देखो, स्थितियां परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। पहले भाई हम लोग घर में रहते रहे तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसा तो कभी समय ही नहीं आया कि 2-4 फोन नंबर भी याद करना पड़े। और कभी अगर नहीं भी कोई हुआ तो अड़ोस पड़ोस ऐसा रहता था कि मतलब सब ध्यान रखते थे। अरे उसकी तो बड़े मजेदार बात है, बताएंगे बाद में। क्योंकि एक बार नेहा बिटिया को छोड़ के गए थे और वो बिल्कुल नाराज थी कि नहीं, किसी को बता के मत जाइएगा। और फिर उसके बाद नूतन मौसी आई और वो उठा ले गई। बोली अरे वाह, ऐसे कैसे रहेंगी ये अकेले। अब वो एकदम मुंह फूल गया नेहा बिटिया का। बोली अरे वाह, हम तो अकेले रहना चाह रहे थे, अब हम बड़े हो गए। उन्होंने कहा हो गई होगी बड़ी। रहने दो, बुआ बोल के गई है कि तुम अकेली रहोगी, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। वो रोज ले जाती थी रात में और फिर सुबह छोड़ जाती थी, रहो अपने घर में अकेले। लेकिन रात में हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे होते थे पहले लोग। तो भाई अब अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो बच्चों को तो तैयार कर सकते हैं। तो इस बारे में भी बात करेंगे। और हाँ बुआ, जब ये तैयारी की बात जब जहाँ होती है, और जैसे लगता है ना अंदर से कि अरे तैयारी अगर नहीं भी है तो अभी कर ही लेते हैं, और इस स्थिति से तो हम निपट ही लेंगे, तो ये जो आशा जगती है, इसका तो कहना ही क्या है। यही तो हम कह रहे हैं कि आशा तो जग चुकी है। और इस बात की भी कि कार्यक्रम में गीत हो जाए अब।
मन मोरा नाचे मन नाचता है तब जब मन बिल्कुल खुश हो, यानी कोई गांठ ना लगी हो। वैसे बुआ, गांठ के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उन गांठों के में से कुछ गांठों का विश्लेषण हमारे साथियों ने भी किया है। बहुत बढ़िया किया है भाई। जैसे कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो उलझाए, हाँ, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बारे में हमारे एक साथी ने कहा कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी लाग करे कोशिश करें, खुलने में वक्त तो लगता है। वक्त लगता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो खुल भी जाती है। लेकिन बड़ा सकारात्मक जो विचार है हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, इस नजरिए से तो हमने सोचा ही नहीं था राजू बिटिया। ये देखो जरा सा, इन्होंने लिखा है पोटली या गठरी की गांठ जितनी मजबूती से बांधी जाए, अंदर बंधी चीजें उतनी ही सलामत रहेंगी, बिखरेंगी नहीं। वैसे अगर किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मन में मजबूती से गांठ बांध लेते हैं तो उस कार्य में सफलता के साथ सुंदरता भी निखर आती है। तो ये तो इन्होंने आशा की गांठ बांध दी, और ये आशा की गांठ हमारे जब साथी बांधते हैं ना तो मन हम लोग का एकदम बाग हो जाता है, झूम जाता है बिल्कुल। लेकिन हम तो उस वाली गांठ की बात कर रहे हैं जो आशा नहीं जगाती बल्कि कहीं ना कहीं कसकती रहती है। अरे वो बहुत पीछे खींच के ले जाती है भाई। हाँ, बहुत पीछे खींच के ले जाती है वो, बहुत पीछे, सच में हमें पता ही नहीं चलता है। यही बात है। तो क्या लिख रहे हैं ये जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि मन ही सब गांठे है, सुलझाने के कृत्य में और गांठे उलझी हैं। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी से भावनात्मक रूप से आहत होते हैं। ये चोट इतनी गहरी होती है कि कई बार हम उन्हें जीवन भर माफ नहीं कर पाते, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन के बोझ या गांठ के प्रति सतर्क रहिए। जिस तरह घर में थोड़ा थोड़ा करके कबाड़ इकट्ठा होता है, वैसे ही मन में भी खरपतवार उगते रहते हैं। मन का ख्याल घर की तरह रखिए। यही तो हम कह रहे हैं राजुल बिटिया कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि खरपतवार साफ करते रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो खेत हो, चाहे घर हो, चाहे मन हो, चाहे मस्तिष्क हो। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जो लिखा है बात तो बहुत पते की लिखी है कि बहुत सारे ऐसी हो जाती हैं कि हम भावनात्मक रूप से आहत होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम आहत भी नहीं हुए, लेकिन हमने मन बना लिया कि भाई ये बंदा तो ऐसे ही है। अब जैसे रंगों के बारे में, रंग हमें कब आहत करते हैं बताओ? बिल्कुल, बेचारे रंग तो खिले खिले रहते हैं। हाँ, हमेशा खिले रहते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं भाई अरे ये रंग हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, हम तो जिंदगी में देख भी नहीं सकते इस तरह के रंग। और कोई पास ले आया, अगर मान लीजिए उस रंग का कोई कपड़ा या कोई चीज किसी ने तोहफे में दी है, तो मतलब वो ये जानकर भी कि भाई तोहफा तो बड़े हृदय से लगा के रखा जाता है, उसको बिल्कुल एकदम इतनी नफरत के साथ फेंका जाता है कि भाई कभी नहीं, हम तो कभी नहीं पहनेंगे ये भूरे रंग का कपड़ा। अरे ये तो छोड़ो, उससे ज्यादा मजेदार बात तो ये रहती है कि कभी कभी तो जिसने दिया होता है उसके बारे में भी हम एक गांठ बना लेते हैं कि अरे इनको ये रंग पसंद है, ये भी ऐसे ही होंगे। हाँ। मतलब रंगों को भी हम गांठों की वजह से किसी श्रेणी में बांध देते हैं और बिना आहत हुए। मतलब जिसने आहत नहीं किया है उसके संग भी हम कैसी कैसी गांठें बनाते हैं। हाँ। जैसे किसी शहर के बारे में। हाँ, अरे वो शहर तो महा बकवास है, वहाँ कहीं ना घूमने की जगह है ना कुछ भी है, तो अरे लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी जीवन है, वहाँ पर भी उत्सव हो रहा है, वहाँ पर भी आनंद है।
तो आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। कहते हैं। अरे बुआ, ये भी तो होता है ना। अब देखिए ना, कोई कहता कि बारिश देखते ही हमारा तो पारा चढ़ जाता अरे है। पूछो बताइए, जो बारिश सारी धरती को ठंडा कर देती है, उसको देख के किसी का पारा चढ़ जाता है। अरे धरती को ठंडा करती है, हमें अनाज देती है, हमारा पेट उससे भरता है, तो बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, पूरी पूरी सृष्टि उससे जुड़ी हुई है। और यही हर मौसम के लिए, हर मौसम के गर्मी लिए। देखते पारा चढ़ जाता है, सर्दी देखते भी पारा चढ़ जाता है, उतरता है सर्दियाँ ही नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं है हमें सर्दी बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे भाई, तो अब आपकी पसंद नापसंद का क्या किया जाए। हाँ। मौसम तो आएगा और जाएगा, जैसे रंग है वो तो खिले ही रहेंगे। अब ये हो सकता है कि आप नापसंद करें उन्हें, तो जो उनका असर पड़ता है, हाँ। जो उनका एक नया लुत्फ ऑरा होता है, वो आप उसका आनंद लेने से वंचित रह जाते हैं। और मन में कहीं ना कहीं जो ये गांठें हैं वो इतना भारीपन ले आती हैं कि जो बाकी चीजें हैं जिनका आनंद हम ले सकते हैं, वो समय हम उसमें नष्ट कर देते हैं और उनको वो स्थान दे देते हैं जहां हम कुछ और अच्छा भर सकते थे। बिल्कुल। अपने जीवन में, चाहे अपने मन में या अपने खुशियों में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कोई बात कही, अब उसका जवाब नहीं दे पाए उसका जवाब नहीं दे पाए और सुन के चले आए, और उसके बाद वो पल बीत गया, लेकिन हमने वो पल रोक के अपने मन में कहीं रख लिया। हाँ, और अब समय के साथ थोड़ी उस पे मिट्टी गर्द पड़ी, धूल मिट्टी पड़ी, कुछ बातें आई गई और वो मन में कहीं छुप गया। हम वो बात, ऐसा लगता है कि हम चेतना में अपनी भूल चुके हैं, लेकिन अचेतन में वो कहीं ना कहीं पड़ा रहता है और वो बराबर हमें एक टीज देता रहता है। और फिर होता क्या है कि उसका एक ये प्रभाव होता है कि कोई ना कोई एक तरह का खास आपके अंदर, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो आपके अंदर डर हो, ये पैदा होने लगता है। इस तरह की चीजें पैदा चाहिए, बताओ तो हमें। भाई, हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आपने रंगों की बात कही, मौसम की बात हो रही थी, तो भाई ये बात, शहर की बात हो रही थी, हाँ, है ना। अच्छा, कुछ सबक ले सकते हैं। जैसे हमारे साथी ने लिखा है, कहते हैं कि मधुर रस से संपूर्ण भरे गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता। ये रस विहीनता या कुटिलता परस्पर संबंधों के लिए हानिप्रद है। उसी तरह मन की ये गांठें हमारे व्यक्तित्व की सरलता और सहजता को नष्ट कर देती हैं। जैसे जंगल में चंदन के वृक्ष के अत्यंत निकट रहने वाले सभी वृक्ष चंदन की सुवास से सुवासित हो जाते हैं, पर गांठों से भरे बांस में चंदन की निकटता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, बस यही होता है। तो ये तो पूरी कहानी इसने बता दी, पूरी कहानी बता दी। मतलब फिर जो ये सब हम सुनते हैं ना कि काम में मन नहीं लगता है, भाई बात बात में हमें तो बहुत गुस्सा आता है, हर समय चिड़चिड़ाहट एकदम घेरे रहती है, या कभी कभी कोई कहता है अरे हमारे मन में तो घाव सा हो गया है। ऊपर ऊपर तो धाके लगा लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल हमारा जी जानता है कि हम कैसे जी रहे हैं। तो भाई ये समझ लीजिए कैसे जी रहे हैं, तुम जानो, हाँ, पहचानो अपने आप को, देखो। अब जो करने वाला था वो तो करके निकल गया है। अब आप कैसे जी रहे हैं, अगर उसी को पकड़ के बैठेंगे तो वो आगे का जीवन है, उस पर भी इसका बहुत सारा असर पड़ेगा। तो पहले तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि ये जो कैसे जी रहे हैं कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि भाई कैसे जी रहे हैं, तो ऐसे क्यों जी रहे हैं और किसने कहा है आपसे। जिसने कहा है उसको दूर कर दीजिए और अपनी स्वच्छंद अपनी जिंदगी जिए और अच्छे से जिए। एक बात और है, ऐसा नहीं लगता कि ये जो गांठें हैं कहीं ना कहीं हम किराएदार रख लेते हैं बिना किराया लिए हुए। हाँ, आओ भैया, रह जाओ हमारे साथ, रह जाओ, बहुत स्वागत है। हाँ। उस चक्कर में हम अपने अपने लोगों को भी दूर दूर भगा देंगे, लेकिन तुम्हें रख लेंगे, भैया आ जाओ, बहुत अच्छा हमारा घर है। तो सही बात है। तो इन्हें खोलना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत जरूरी है राजुल बिटिया कि थोड़ा सौम्य बनने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है, नाटक करते करते भी हम उस चीज को कहते हैं ना, बनावटी करो। कोई बात नहीं, शुरू में आप बनावटी करिए, फिर देखिए कैसे कैसे नकल के संग संग अकल आ जाएगी आपको, और फिर वो अकल जो है वो आपके व्यवहार में आ जाएगी और पूरा आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। अच्छा बुआ, आपको याद है ना कि एक नुक्कड़ पर जो बूढ़ी चाची रहती थी, वो अक्सर कहती थी ना कि अरे काहे के लिए दुखी हो, भाई भगवान ने 2 हाथ, 2 आंखें, नाक अच्छी भली और 2 पैर दिए हैं, सब तो है तुम्हारे पास, फिर काहे के लिए वो काहे देख रही हो जो नहीं है, जो है वो देखो। तो भाई सुखी रहने के तो हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, जरा उन पर देख लिया जाए और खुद से जरा सा प्रेम कर लिया जाए। और हम एक गाना सुन लें। अच्छा, अरे वाह। मेरे मन का बावरा
का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। कब से खड़े हुए हैं, कह दो तो लौट जाए। कब से खड़े हुए हैं, कह दो तो लौट जाए। तुम्हें दूर ही से देखे, हरगिज़ न पास आए। तुम्हें दूर ही से देखे, हरगिज़ न पास आए। आँखों में जिंदगी भर तक, आँखों में जिंदगी भर तक तेरा इंतजार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। राजुल मन का बिटिया, बावरा, ये जो यही बात हम भी कहना चाह रहे थे कि मन का बुआ पंछी है ना। तो देखो उड़ता रहता है, लेकिन यही ये भी कहता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चाहते तो हम सब हैं कि आसपास हमारे फूल रहे, फल रहे, खूबसूरती बनी रहे, लेकिन करते क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो बस यही है कि जो अच्छी बातों के फूल हैं वो बोले, तो फिर बबूल के कांटों के चुभने की चुभन भी नहीं रहेगी, पीड़ा भी नहीं बिल्कुल, होगी। हाँ। अब देखिए ना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सौम्य होने की, खुद से हाँ। प्यार करने की, कि भाई हम क्यों इतना जल रहे हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। अब किसी ने कुछ कह दिया या कोई हादसा ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें असफलता मिली, या कोई हमको नीची नजर से देखता है, या किसी ने अपमान किया, तो वो पल बीत गया। अब हम क्यों उस पल को पकड़ के बैठे हैं? एक मिनट, ये जो सब कुछ है ये क्या है? सब कुछ कितना है? बहुत कुछ है। नहीं पता ना, इसकी कोई दायरा ही नहीं है, बिल्कुल। है ना। खराब लग गया या हमें किसी ने नीचा दिखा दिया, इसका क्या दायरा है, इसका क्या पैमाना है, क्या परिभाषा है? क्या कहने से आपको लगता है कि हमें नीचा दिखा दिया? ये भी बात है ना। तो पहले तो इस पर ही विचार कर लो। है, हमें पता ही नहीं है। किसी को छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है, किसी को बड़ी बड़ी बात भी नहीं लगती है, तो मतलब इसका मतलब कि बुरा कुछ भी है ही नहीं। बिल्कुल सही हमने बात। ले लिया तो है बुरा, और नहीं लिया तो बहुत बढ़िया है सब। ये तो बस भाई हमारी छोड़ते चलो। आंखें हैं जो देख लेती हैं क्या बुरा है क्या भला है, और मन की आंखें जो ज्यादा देख लेती हैं। तो भाई मन की उन आंखों को थोड़ा सा प्रशिक्षित करिए कि वो अरे प्रशिक्षण में तो बड़ी मजेदार देखो एक किस्सा है कि हनुमान जी जब आए ना अशोक वाटिका से, तो उन्होंने आके बताया कि वहां पर अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हैं और वहां पर लाल रंग के फूल चारों तरफ खिले हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, वहां तो सफेद रंग के फूल थे। उन्होंने कहा ना, कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, वहां तो लाल रंग के फूल खिले हैं पूरी अशोक वाटिका में। तो उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मण हनुमान तुम भूल रहे हो, वहां पर सफेद रंग के फूल है, लाल रंग के फूल नहीं है। अब हनुमान जी बड़े पशुपेश में पड़ गए, बोले ये क्या मतलब है, हम होकर आ रहे हैं, ये वहां गए भी नहीं। बोले अच्छा प्रभु से पूछते हैं, प्रभु श्री राम से पूछते हैं। वो वहां गए, उन्होंने कहा प्रभु श्री राम आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं हनुमान तुम गलती कर रहे हो, पुष्प जो थे वो सब सफेद रंग के थे, पूरी अशोक वाटिका सफेद रंग के पुष्पों से आच्छादित थी। अब लो, अब बड़ी असमंजस की स्थिति। फिर बोले लीजिए, अब प्रभु के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है अब सीता मैया से निवारण होगा, सही, क्योंकि वो वहां रही। वो गए सीता मैया के पास, मैया आप बताइए। उन्होंने कहा कि हनुमान पुष्प तो सफेद रंग के ही थे। अब ये बिल्कुल निराश हो गए, दुखी हो गए। तो दरअसल बात ये थी कि पुष्प सफेद रंग के ही थे। उस समय उनको सीता मैया को वहां देखकर इतना क्रोध आ गया कि उनकी आंखों में जो लाल रंग उतर आया, तो उन्हें सारे पुष्प जो है वो लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। क्या तो ये हमारे मनोभाव जो हैं वो हमें क्या क्या नजरिया है। तो ये गांठें ही हो जाती हैं जो हमने मन में बना ली कि ये पूरा वातावरण बहुत हमारे लिए प्रदूषित है, खराब है, तो बस सब कुछ हमें खराब दिखने लगता है। तो ये जो ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, सुख दुख हमारी परिभाषा है, तो तय कर लीजिए। हाँ सही खुश बात रहिए। है, खुश रहिए तो मतलब फिर सब कुछ अच्छा लगेगा। और कबीरदास जी ने कहा भी तो है, जो तो को कांटा बोए ताई बोए तो फूल। तो भाई अगर ये सोच के चला जाए कि जिसने हमारे लिए गड्ढा खोदा उसके लिए हम खाई खोदने के लिए कुल्हाड़ी लेके ना चल पड़े, फावड़ा लेके, तो हाँ भाई, मतलब देखो आग से आग तो नहीं बुझती ना। हाँ। आग के लिए तो पानी चाहिए, पानी चाहिए, शीतलता चाहिए। तो एक अच्छी सी कविता याद आ रही है ना राजुल बिटिया। वो बहुत सुंदर कविता, मतलब कि आओ मन की गांठें खोलें, हैं? यमुना तट
टीले रे टीले यमुना तट टीले रे टीले, घास फूस का घर डांडे पर, गोबर से लीपे आंगन में, तुलसी का बिरवा, घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे, चौपाई रस घोलें, आओ मन की गांठें खोलें। बाबा की बैठक में बिछी, बाबा की बैठक में बिछी, चटाई बाहर रखे खड़ाऊं, मिलने वालों के मन में असमंजस, जाऊं या ना जाऊं, माथे तिलक नाक पर ऐनक, पोथी खुली स्वयं से बोले, आओ मन की गांठें खोले। आओ मन की गांठें खोलें। सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन, बनने का संकल्प न छोड़ा। नए वर्ष की अगवानी में टुक रुक लें, कुछ ताजा हो लें, आओ मन की गांठें खोलें, आओ मन की गांठें खोलें। तो ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत सुंदर कविता है जो उन्होंने नव वर्ष पर लिखी थी। लेकिन ये मन की गांठें खोलने का जो संदेश है, जिस दिन खोल लेंगे उसी दिन नया साल है, उसी दिन नया साल। बस यही समझ लीजिए कि वो नया साल ही हो जाता है जब सब कुछ अच्छा होने लगता है। हम अपने चारों तरफ की जो जितनी गांठें हैं वो खोल के जब एकदम निर्मल सा मन हो जाता है। तो बुआ सच में देखिए ना, बहुत सारी ऐसी जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं उनमें भी कहा जाता है कि जैसे रेकी में कहा जाता है कि अगर आप किसी से नाराज हैं तो उसे माफ कर दें। ये भी कहा जाता है कि इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जैसे आपको किसी पर गुस्सा है तो ऐसा होता है कि आपको हो सकता है कि पेट में दर्द हो रहा हो, या हो सकता है आपको गले में दर्द हो रहा हो। तो गुस्सा जो है वो गुस्सा सिर्फ आंखों से और शब्दों से नहीं निकलता है भैया, ये अंदर भी होता है, अपनी क्रिया करता रहता है, अपने सारे भूकंप चलाता रहता है। देखो तुम ये वैकल्पिक चिकित्सा की बात कर रही हो, लेकिन जो सामान्य रूप से जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें भी तो कहा जाता है कि आप प्रसन्न होकर दवाएं खाएंगे तब असर करेगा। क्यों नहीं एक ही दो बीमार व्यक्ति जब वही दवा खा रहे होते हैं तो एक क्यों जल्दी ठीक होने लगता है, एक को ठीक होने में विलंब होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मनस्थिति की तो है ना, मन की गांठों की ही बात है, कहीं ना कहीं पड़ी है गांठ। तो जरूरत ये है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जरा देख लें कि क्यों इतना गुस्सा रहते हैं हम, अंदर ही अंदर क्यों कुढ़ते रहते हैं, देख लें कि किस बात से नाराजगी। जैसे एक थी तो उनको बचपन में हमेशा ये कहा जाता था कि भाई तुम्हारे पर शोख रंग नहीं अच्छे लगते, चटक रंग नहीं अच्छे लगते, तुम जो हो यही पहनो। तो उनको चिढ़ हो गई थी उन रंगों से, तो उन रंगों से ऐसी उन्हें चिढ़ हुई कि उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को भी कभी नहीं पहनने दिए। और बेटी ने जब एक दिन कहा कि बहुत सुंदर ड्रेस है माँ, देखो तो, और वो पहनकर जब आई तो उन्हें सच में लगा कि हम बेटी को उसकी इच्छा से वंचित रख रहे हैं, तो बड़ी गलत बात है। और तब उन्होंने ये बात समझ ली कि भाई चलो जो हुआ वो निकल गया, हम इस रंग से क्यों चिढ़े। तो भाई यही देख लीजिए पीछे जाकर और मन की गांठें खोल लीजिए। यही तो हम कह रहे हैं। और हम गाना सुन लें।
मन की बात हमने बहुत सारी की है हम्म। और आशा है कि मन की ये बातें मन के साथ हम्म। बहुत संजो कर रखी जाएंगी और कहीं कहीं गांठें होंगी तो उनको भी सुलझा लिया जाएगा। अब खुल अभी गई हम कि नहीं सारी गांठें? खुल तो गई हैं, अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है। अच्छा, तो ले लो, अंतराल ले लो। बुआ हम्म। कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। और जब तक आस है तब तक सांस है। देखिए तो हम क्या बात है, देखें, आशा तुम देखो। संजीवनी बूटी है बिल्कुल। भाई देखो, आस अगर है हम्म। यानी कि जिंदगी के प्रति जब तक कि आप आशान्वित हैं तब तक जीवन है, सुख है, खुशियां हैं, उपलब्धियां हैं। देखो, खूब मस्ती मारो। क्योंकि जैसे आशा के आते ही, अब आशा तुम्हारी वो सहेली की नहीं हम बात कर रहे हैं। आशा के आते ही मन कैसा खिल जाता है। अब जैसे किसी शायर ने क्या कहा है, मन की एक एक आशा जैसे दुल्हन हो कोई नई नवेली। नई नवेली दुल्हन जैसा लगता है मन। अब आशा तो भाई जीवन का गहना ही है ना, और ऐसा गहना है कि पूरा व्यक्तित्व चमकता है। हमारे भीतर की ये आवाज है, तो चाहे मुसीबतों का कितना गहरा सन्नाटा छाया हो, आशा की एक आवाज से टूट जाता है। और आशा एक ऐसी शक्ति है जो मुश्किलों के ऊंचे पहाड़ों के सामने भी हमें झुकने नहीं देती। और आशा ही वो ऊर्जा है बुआ जो किस्मत को भी पलट देती है। तो भाई आशा टूटे मन को जोड़ देती है। जो आशावान है वो जिंदगी की चुनौतियों से हंसकर निकल आते हैं। और किसी ने कहा भी है, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। क्या बात है। और महाकवि दिनकर की भी तो कुछ पंक्तियां हैं बुआ। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिनतम मार से, मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिनतम मार से, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य यह संदेश देती प्यार से। घूंट ये पी लो कि संकट जा रहा है, घूंट ये पी लो कि संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। आई भोर सुहानी, भोर सुहानी आई, आई भोर सुहानी आई, भोर सुहानी आई, आई भोर सुहानी आई। जागी आशा, जागी आशा और मुस्काई, आई भोर सुहानी।
बस हर सुहानी भोर है, अगला दिन इससे भी अच्छा होने वाला है। जब ये इंतजार बुआ रहता है तो जो कष्ट सामने होता है वो देखा है ना, कम हो जाता है, बस गायब हो जाता है, क्योंकि आशा में इतनी ताकत होती है कि कष्ट कष्ट नहीं लगता है, और जो चीज़ की हम आशा करते हैं वो हमें आराम से मिल जाती है। जिस चीज़ को हम शिद्दत से याद करते हैं वो बहुत, बिल्कुल जैसे लगता है कि सामने ऐसे किसी ने उपहार के रूप में हमें दे दी, है ना। चाहे वो बहुत बड़ा सपना हो, जैसे एक आलीशान घर का सपना हो, तो कहते हैं उस घर की तस्वीर मन में बनाओ, तो बस उसका दरवाज़ा खोलो, उसके लॉन में खिले फूलों को देखकर मुस्कुराओ, अंदर जाओ, अंदर के कमरों में जो साज सज्जा है उसे निहारो, लोगों को इस तरह अपनी मनचाही चीज़ पाते देखकर आश्चर्य तो होता है, लेकिन भाई ये तो आशा का कमाल है भाई। और क्या, जीवन को जागृत करने वाली आशा को जगाना पड़ता है। ये जीवन को जगाती, लेकिन आशा को भी जगाना पड़ता है। और वैसे तो मुश्किल लगती है ये बात, लेकिन कोशिश करने से सब संभव है। और इस कोशिश में आसपास का वातावरण और लोग भी सहायक बन जाते हैं। अब जैसे किसी बड़े इम्तिहान की कोई तैयारी कर रहा हो घर में, तो माँ कहती है, जब माँ कह देती ना कि तुम पढ़ो, देखना पास हो जाओगे, हाँ। तो बिल्कुल दिल बढ़ जाता है और लगता है चलो। जब आप कह देती थी ना हाँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो बस लगता था कि अब तो आ ही आए जाएंगे। थे ना, बताओ ना। हाँ बिल्कुल। तो बस यही ना, एक आशा मन में जगाने की बात होती है। तो आसपास जो कोई हो भाई, उनके मन में आशा जगाते रहे। अब किसी बीमार से जब मिलने जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और यही अगर डॉक्टर सर पर हाथ रखकर कह देता है तो जैसे लगता है कि ठीक हो ही गए। बिल्कुल। तो बस यही है कि आशा जो है आसपास से भी बटोरिए, अपने अंदर भी जगाइए। और जो निराशा के गर्त में चले जाते हैं उनमें भी आशा जगाने के लिए कहा जाता है। उनसे कहा जाता है कि मुस्कुराओ, प्रयास करते रहो, उजला पक्ष देखो, जो चाहते हो उसी के बारे में सोचो, और फिर भी वो ना मिले तो दिनकर के शब्दों में, सारी आशाएं न पूर्ण यदि होती हों, सारी आशाएं न पूर्ण यदि होती हों, तब भी अंचल छोड़ नहीं आशाओं के, भयानक युद्ध चल रहा था। ये एक कहानी है जो कि बहुत भयानक युद्ध वाली जो कहानी है। हाँ। तो बुआ आपने जो सुनाई थी ना, एक बार हम फिर से सुनना चाहते हैं। भयानक युद्ध चल रहा था जो आगे युद्ध वाली कहानी है। हम लोग जब सुनते थे, जब आप बचपन में सुनाती थी ना, तो सुनाया तो इसीलिए था कि तुम सुनाओ। भयानक युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाएं गांव की सीमा से कुछ ही दूरी पर लड़ाई कर रही थीं, और दुश्मन की सेना कभी भी गांव पे हमला कर देती थी और लूटपाट शुरू कर सकती थी। इसका अंदेशा पूरी तरह से सबको बिल्कुल डर में जकड़े हुए था। और गांव के लगभग सभी मर्द अपने राज्य की सेना के साथ मिलकर दुश्मन से भिड़े हुए थे। औरतें खाना और रसद पहुंचाने और घायलों को वापस लाने का काम कर रही थी। गाँव के घर में अब बूढ़े और बच्चे ही बचे थे। एक बूढ़ा लोहार जो था वो उठा और अपने पुराने हल की धार तेज करने लगा। लोहे के हल की मरम्मत करते करते वो कुछ गुनगुनाने भी लगा। और ये उसकी बूढ़ी पत्नी ने देखा तो बहुत चिढ़ गई। वो कहने लगी, अरे तुम सटिया गए हो क्या? कितने पत्थर दिल हो। हमारे बच्चे जो हैं गांव की सीमा पे कितना खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं, सारा गांव दहशत में है। तुम्हारे जो दोस्त हैं, साथी संगी, वो भी कितनी भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। और ये सब जानते हुए भी तुम गुनगुना रहे हो। पता नहीं कैसे गुनगुना रहे हो। पुराने हल की धार क्यों तेज कर रहे हो भला? तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? कल दुश्मन यहाँ आ जाएंगे और हम सबको मार डालेंगे और तुम्हारा ये हल भी ले लेंगे। तो ये सुनकर बूढ़े लोहार ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपने दिल में उम्मीद रखो, मायूस मत हो। और अगर ये मान भी लिया जाए कि दुश्मन जीत जाएंगे और हम सबको मार डालेंगे, तो भी वो मेरे काम को नष्ट नहीं कर पाएंगे। मेरा ये हल बाकी रहेगा। उसने कहा कि मैं तो बना रहा हूँ, मिटा तो रहा नहीं हूँ। अगर हम बच गए तो हमें इस हल की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं मर गया तो ये हल किसी और इंसान के काम तो आ ही जाएगा। अब क्या पता इस काम से खुश होकर ईश्वर इसका इनाम हमें स्वर्ग में दे। हम नहीं जानते कि इस दुनिया में छोटे से छोटे और अच्छे से अच्छे काम का क्या फल मिलता है। तो भाई ये आशावान होने वाली बात है कि आप कैसे जहाँ पर नाउमीदी हो वहाँ पर भी आप कैसे खुश हो सकते हैं और सकारात्मक विचारों को आकर्षित कर लेते हैं। आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो, मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं के सावन में, उमंगों
जलते अंगारों को छेड़ गई, रुत मन के तारों को छेड़ गई। मन में दीप जले सरगम से, मन में दीप जले सरगम से, सात सुरों के इस संगम से, ये सपनों के फूल खिले संसार में, आशाओं के सावन में, उमंगों की। अच्छा बुआ, आशाओं के साथ हमेशा सावन यानी हरियाली का, उमंगों की बहार, ये सब बातें होती हैं। तो सोचिए ना, आशा कैसी, अगर उसका हम मानवीयकरण करें तो कैसी, मतलब खिली खिली मुस्कुराती, कैसी सुंदर सी होगी। तो बस उसी की कल्पना कर लें, जब भी मुंह लटके तो कल्पना कर लें और आशा के दीप जला लें। जैसा कि इस गीत में कहा गया। तो भाई इससे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक कमरे में 4 दीपक जल रहे थे। तो पहले दीपक ने दुखी होकर कहा, मैं शांति हूँ, मुझे कोई नहीं रखना चाहता। और इतना कहते ही उसकी लौ फड़फड़ाने लग गई। और दूसरे दीपक ने कहा कि मैं विश्वास हूँ, लोग मुझे लंबे समय तक कायम नहीं रख पाते, फिर मेरे जलते रहने का फायदा क्या है। इतने में हवा का एक झोंका आया और उसकी लौ भी बिल्कुल बुझने सी लगी। अब तीसरा कैसे भाई चुप रहता, क्योंकि वो ज्ञान का दीपक था। उसने कहा, मैं ज्ञान हूँ, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है और मुझ में भी अब जलने की ताकत नहीं। तीसरा दीपक भी फड़फड़ाने लगा। तभी एक बच्चा उस कमरे में आया और दीपकों की इस जगमगाती लौ को देखकर परेशान हो गया। इस बात से वो घबरा सा गया। उसको लगा भी अब चौथा दीपक भी ऐसे ही जगमगाएगा तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन चौथा दीपक अभी तक जल रहा था। तो उससे जब बच्चे ने पूछा कि भाई तुम तो जल रहे हो, तो वो बोला कि मैं आशा का दीपक हूँ, परेशान मत हो, इन सारे दीपकों को मेरे पास लाके रख दो। बच्चे ने तीनों दीपक आशा के दीपक के पास रखे, तो फिर वो सारे दीपक जगमगाने लगे। तो मतलब जगमगाते रहिए और अपने पास आशा का दीपक जरूर रखिए। बिल्कुल। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा।
पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा। तो भाई अंधेरों में भी प्रकाश को देखने की योग्यता आशा कहलाती है। आशाएं सपनों को सच करने के लिए रास्ता हैं। जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। आशा को कभी मत छोड़िए, अपनी मंजिल तक आशा का दामन पकड़ कर चलें। ये एक सॉफ्ट स्किल है। होप इज इक्वल टू होप ऑन पेन एंड। तो आशा से दर्द, हर दर्द खत्म हो जाते हैं। क्या बात ये है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। क्या बात क्या बात। मत सोचना कि प्यारी बुआ बुआ आप तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलती हैं। बुआ तो अच्छा बोलती ही बोलती भाई है। हम तो देखो कलौंजी के सो बहुत सारे जो गुण हैं वो भी बताते हैं, है ना। तो कलौंजी में तो भाई हजारों गुण हैं, क्योंकि कितने सारे तो उसमें अब हजारों पोषक हम नहीं तत्व हैं। बताएंगे भाई, देखो जो जो थोड़ा अच्छा सा जो बुआ, पता है वो बता देंगे। कितने सारे तो काम कर देती है कलौंजी। देखिए जो आप अचारी भिंडी बनाती हैं, हाँ। और जो आप पनीर बनाती हैं अचारी, आहा मुंह में पानी आ अरे जाता है। खाने की बात ना करो। बहुत सारे लोग बैठे के अपना चाय भी पी रहे हैं और साथ में ये सब नमकीन भी खा रहे हैं। हाँ। लेकिन भाई मठरी में भी डाला जाता है और बाकी बिस्किट में भी डाला जाता है। कलौंजी वाले बिस्किट अलग आते हैं। ब्रेड में भी पड़ती है कलौंजी। अच्छा बुआ, इनको आशीष के बीज भी कहा जाता है, क्योंकि भाई सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इनको ये भी नाम दिया गया है। जी। और मंगरेल तो कहा ही जाता है, और निगेला सीड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। हाँ। तो सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं, और अचार में भी इसे डाला जाता है। सब अचार में। कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं। और साबुत कलौंजी के साथ इसका तेल भी बहुत लाभकारी होता है। हाँ, बहुत लाभकारी होता है। और इसको प्याज के बीज भी कहते हैं ना। हाँ। और 2 चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला लो और सुबह और रात में चेहरे पर लगाएंगे ना, तो इससे त्वचा में निखार आ जाता है। काले धब्बे कम हो जाते हैं और मुहासे भी कम हो जाते हैं, जो भाई बहुत बड़ी समस्या है हमारी बच्चियों की। और खांसी जब कभी आने लगती है ना बहुत ज्यादा, और सांस उसके साथ फूलने लगती है, हाँ। तो कहते हैं कि छाती और पीठ पर ये मंगरेल के तेल की मालिश की जाती है, और पानी में तेल डाल के जब भाप ली जाती है तो उससे काफी आराम मिलता है। हाँ। और एक है कि जब सर्दी जुकाम जैसे हो जाए और नाक बहुत बंद हो, तो एक रुमाल में या पुराना मुलायम कपड़ा हो साफ सुथरा, उसमें एक तरफ छोटी सी वो बना दे पोटली जैसी अजवाइन की, और एक तरफ मंगरेले की कलौंजी की। अरे वाह। हाँ, और उसको थोड़ी थोड़ी देर पर एक के बाद एक दोनों सूंघते रहिए। तो कलौंजी से भी, अजवाइन का तो हम सबको पता है, लेकिन कलौंजी से भी नाक बहुत अच्छी खुलती है। और जब बहुत देर हो जाए, जैसे 4-5 घंटे हो जाए, तो उसको एक बार अच्छे से रगड़ दीजिए। वैसे पोटली बनी बनी तो उसकी फिर तेजी बढ़ जाएगी, उसकी खुशबू फिर से तेज हो जाएगी वैसे ही, और खूब तेज से खींचिए, नाक खुल जाएगी। क्या बात है। तो भाई कलौंजी में छोटा सा नन्हा सा बीज, और देखिए कितने गुण भरे होते हैं। जैसे कि हमारे जो साथी हैं वो एक एक बात, जरा सी थोड़ी सी बात लिखते हैं, और उस बात में भी कितना सारा सार भरा होता है। अच्छा, ये सार जो ढूंढा जाता है, ये हम जीवन में ढूंढते हैं। हम इसलिए ढूंढते हैं कि जो कोई भी कभी अगर हमें कठिनाई अगर आई है, तो उससे जो हमने सबक सीखा है वो हमारे काम आए। और कठिनाइयों में सबक सीखने के साथ साथ कठिनाइयों की तैयारी भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। और अगर बच्चों से संस्कार डाले जाएं तो जाहिर है कि उनका पूरा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, है ना। तो भाई बड़े तो हमेशा सोचते रहते हैं कि बच्चे मुसीबतों से दूर रहें, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जब उनके सामने अचानक कोई मुसीबत आ जाए, जैसे घर में आग लग जाए, हाँ। या किसी छोटे को चोट लग जाए, या घर में वो और माँ अकेले हों और माँ गिर जाए, हाँ। अब ऐसे में उन्हें क्या करना है ये उन्हें पता हो। तो कैसे क्या करना है ये भी तो बताना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा ये बताओ हमें। भाई सबसे पहले तो उन्हें समझाएं कि ऐसी चीजें नहीं है जो रोज या अक्सर होती हैं। हाँ। उनको ये बातें बताने से पहले, नहीं बच्चे घबरा जाते हैं ये क्यों बताया जा रहा है। तो ये बता दें कि ऐसी चीजें नहीं है जो अक्सर होती हैं, शायद कभी भी ना हो, लेकिन अगर
हो भी जाएं तो उन्हें पता रहे, जी। उन्हें जानने की बात ज़रूरत है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चों को अगर अभी फ़ोन अगर नहीं चलाने आ रहा है तो स्पीड डायल में कुछ ऐसा रखिए और उन्हें कुछ आसान तरीका बता दीजिए कि बस ये करोगे, ये नंबर दबाओगे और तुरंत तुम्हारे फ़ोन लग जाएंगे, मम्मी या पापा के पास या जो भी उनके पास में हो उनको कर दें। ऐसे व्यक्ति का नंबर दें जो तुरंत उठा लेता हो, तुरंत उठा क्योंकि लेता। अक्सर हमारी बहनों के लिए शिकायत रहती है कि भाई इनका तो फ़ोन ही नहीं उठता, तो उनका नंबर ना दें। सच में। और वैसे मोबाइल में भी अब एक ऐसी सुविधा रहती है कि उसमें इमरजेंसी करके हाँ। आप कुछ लोगों के नाम जो हैं वो डाल सकते हैं, वो तो वो सबसे तुरंत ऊपर आ आ जाए। जाएगा, हाँ, हाँ। तो ऐसा उनको सिखा और दें। बिटिया सबसे पहले तो ये जरूरी है ये बताएं कि कोई भी स्थिति है, सब चीज का जो बताया ना उन्होंने कि आशा जरूर बनाए रखना, उम्मीद बनाए रखना। तो जब तक की स्थिति बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक ये मान कर चलना कि ये स्थिति दूर हो ही जाएगी, बिल्कुल ये बनी नहीं रहेगी हमेशा। तो धैर्य बना के रखना और ये आशा रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो तब जाएगा। उनका दिमाग भी चलेगा और वो जो करना चाहेंगे, जो हम बताएंगे वो कर पाएंगे, है ना। तो ये जो नंबर्स लिखाने वाली बात है, हाँ। ये उन्हें यही लिखवाते हुए यही बात कहें कि जैसे हाँ। घबरा कर तो काम बिगड़ जाते हैं, जी। तो घबराहट ना हो, तुम्हें पता हो कि तुम कुछ कर सकते हो, इसके लिए ये नंबर लिखवाए जा रहे हैं। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हों जो कि उनको लिखवा दिए जाएं। और ये भी दे कि आपातकाल की स्थिति है तो कभी कभी क्या होता है, कोई अनजान व्यक्ति आपको वो घटना बता रहा है जो आपात जैसा आपको लग रहा है, तो पहले उसकी तहकीकात कर लें, एकदम से घबरा ना जाए कि हाँ माता या पिता या किसी भाई बहन का कहीं दुर्घटना हो गई है और किसी ने संदेशा दिया, तो पहले उसकी अच्छे से मतलब उसकी जानकारी हासिल कर लें कि ये बात सच है या नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल से विश्वास करके और दौड़ न जाए कि अच्छा हम तो बिल्कुल आपातकाल के लिए तैयार हैं, बस जुट जाएं। माँ का एक्सीडेंट हो गया तो बस भागो। तुरंत भागे। नहीं। ये तो जो घर में अकेले बच्चे रहते हैं उनको तो ये बात सिखाने की जरूरत है कि अकेले हैं तो दरवाजा ना खोलें। पहले जो आई होल है या जो आजकल तो आई होल कैमरा भी होता है, उससे भी देख लें और लैच का इस्तेमाल करें। और किसी कोई अगर पुकारे तो जवाब ना दें। अच्छा, इस बारे में एक जानने वाली थी, उनके बच्ची घर में अकेली रहती थी, तो उन्होंने कोड वर्ड सेट करके रखा था कि अगर हम ना भी हो, हमारी आवाज ना भी हो, तो हम किसी को कभी भेजेंगे भी तो हम ये बात बताएंगे। अच्छा। एक कोड वर्ड उन्होंने अपना बना लिया था। तो एक बार किसी ने उस बच्ची के घर को मतलब खुलवाना चाहा, उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने भेजा है और तुम्हें चलना है हमारे साथ। तो बच्ची ने कहा कोड वर्ड बताइए। वो आदमी नहीं बता पाया। तो वो समझ गई, बच्ची समझ गई कि भाई ये जो है गड़बड़ मामला है। तो राजुल बिटिया ये सब बातें तो हैं, लेकिन अगर आपकी हम तो कहेंगे कि जैसी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से बहुत सारे सुरक्षा के उपाय हैं, कैमरा आदि अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, बल्कि बाकी चीज़ों में आप कटौती कर लें, लेकिन ये सब जो सुरक्षा की चीज़ें उन्हें ज़रूर लगाएं। दरवाजे में जैसे झिर्री हो, जाली हो, देख सके बच्चा या बड़े लोग भी। ये सारी चीज़ें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। तो ये इन सब कोड हो सकता है कि कभी दरवाजे पर किसी ने बोला तो सुन भी सकता है कोई व्यक्ति। तो आपको देखना होगा कि आपके घर के लिए क्या मुफीद है, क्या सही है, उस स्थिति में सतर्क रहें। और एक बड़ी चीज़ है रोज़मर्रा की जो हमारे घर में रहती है कि लिफ्ट से बच्चे आते जाते हैं या सीढ़ी पर फंस जाते हैं या लिफ्ट में फंस जाते हैं, उसके लिए भी उन्हें पूरी तरह से बता दें, हिदायत दे दें कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, है ना। कई लिफ्ट्स में ऐसा बटन होता है जिसे दबाने से तुरंत घंटी बजती है। और साथ में फोन भी रखें, बच्चे फोन भी रखें कि तुरंत घर में कॉल कर सके। और एक बात ये भी है कि अक्सर ऐसे में आपका व्हाट्सएप नंबर चल जाता है। हो सकता है कि नेटवर्क ना हो तो व्हाट्सएप नंबर चल जाता है, ये भी बच्चे को सुझा कर रखें। तो इस तरह से पूरी तरह से तैयार करके रखें। इसके अलावा बैड टच, गुड टच, ये सब बातें भी बताते रहें ताकि बच्चे सावधान रहें। विषय बहुत लंबा है, बच्चों की बात है तो बच्चों की बात इतनी जल्दी नहीं की जा सकती। हम फिर मिलेंगे इस विषय को लेकर, है ना राजुल बिटिया। तो अब तो इजाजत लेने का वक्त आ रहा है। आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।